नमस्कार। आज हम लोग अधिकारों पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर के दौरान हम लोगों ने अधिकारों पे बात की थी, अधिकारों की परिभाषा, अधिकारों से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों पे हमने चर्चा की थी, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और अधिकारों के संबंध में जो विभिन्न सिद्धांत है, चाहे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत हो, विधिक अधिकारों का सिद्धांत हो या फिर अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत हो या अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धांत हो, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स पे हमने डिस्कस किया था, अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत पे चर्चा किया था और मानव अधिकारों पे चर्चा करते हुए चूंकि समय के अभाव के चलते अधिकारों की 3 पीढ़ियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं हो पाया था, तो आज हम कोशिश करेंगे कि अधिकारों की 3 पीढ़ियों को पहले खत्म करें। इसके पश्चात हम लोग राज्य और नागरिक समाज के ऊपर पढ़ाई करेंगे। देखिए, अधिकारों की परिभाषा पे मैं शुरुआत करना चाहूँगा दोबारा से। देखिए, जैसा कि लॉस्की ने कहा था कि अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ होती हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सर्वोच्च विकास, बेहतरीन विकास नहीं कर सकता। इसलिए ये सामाजिक जीवन की वे आवश्यक परिस्थितियां होती हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। इसी बात को दूसरे शब्दों में अर्नेस्ट बाकर ने कहा था कि अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है, यानी न्याय को इस रूप से स्थापित किया जाए जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित हों और अधिकार इस बात का प्रमाण होने चाहिए कि राज्य में व्यक्ति के महत्व और गरिमा को प्रथम स्थान दिया जाता हो। देखिए, जब हम व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं तो 2 तरह के संबंध दिखाई देते हैं। एक, व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए और दूसरा, व्यक्ति को राज्य के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसको विकसित किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास, चहुतरफा विकास नहीं कर सकता। जब भी हम राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों पर विचार करते हैं तो 2 बातें दिखाई देती हैं। एक, व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, यानी मुझको राज्य से क्या क्या मिलना चाहिए, ये मेरे अधिकार होंगे, आपके अधिकार होंगे। और दूसरा, मुझको राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी व्यक्ति को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये व्यक्ति के कर्तव्य होंगे। और हमेशा याद रखिएगा, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि आप अधिकार की बात करते हैं तो उसके साथ आपके कुछ कर्तव्य भी समाज के प्रति और राज्य के प्रति जुड़े हुए होते हैं। देखिए, अधिकार राज्य के अंतर व्यक्ति को प्राप्त होने वाली कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके बिना हम लोग अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना बहुत आवश्यक होगा, हम केवल उन्हीं मांगों को, गौर कीजिएगा, केवल उन्हीं डिमांड्स को मांग कह सकते हैं जिसके साथ समाज कल्याण जुड़ा हुआ हो। यदि मेरी कोई ऐसी मांग है जिसमें मेरा स्वहित जुड़ा हो, मेरा स्वार्थ जुड़ा हो, तो मैं उसे अपनी मांग नहीं कह सकता। हम केवल अपनी मांग उसी चीज़ को कह सकते हैं, उसी बात को अपनी मांग के रूप में रख सकते हैं जिसमें सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर बड़े लेवल पर जुड़ा हुआ हो। और देखिए, विद्वानों ने इसको अपने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जैसा कि मैंने लॉस्की की परिभाषा बात की थी कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिसके बिना साधारण रूप से कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का बिल्कुल भी विकास नहीं कर सकता। वहीं बारकर का कहना था कि अधिकार न्याय की एक ऐसी सामान्य व्यवस्था है या ऐसी सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित होते हैं। वास्तव में अधिकार इस बात का प्रमाण होते हैं कि राज्य में व्यक्ति के महत्व और उसकी गरिमा को, इंडिविजुअल की डिग्निटी को और उसके इम्पोर्टेंस को इक्वली प्रेफरेंस दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की यदि बात करूं मैं, प्लेटो और अरस्तु के टाइम पर केवल स्वतंत्र नागरिकों को ही, जो फ्री सिटीजन्स होते थे, केवल उन्हीं को कुछ अधिकार प्राप्त होते थे और वहाँ पर स्त्रियों को, दासों को और अन्य देशों के लोगों को, यानी फीमेल्स को, बच्चों को और एलियंस को कोई स्वतंत्र नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके पश्चात देखिए, हम अधिकारों की 3 पीढ़ियों पर जिक्र करना चाहेंगे। देखिए, अधिकारों की 3 पीढ़ियों का मतलब हुआ कि किस प्रकार से अधिकारों का विकास हुआ अपने आरंभ से लेकर आज तक। उसके हमें कई पड़ाव, कई धाराएं और कई पीढ़ियां देखने को मिलती है। कहा जाता है कि अधिकार की पहली पीढ़ी के अंतर्गत
सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को काउंट किया जाता है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की गिनती की जाती है, क्योंकि सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर जब नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे तो वो नागरिकता के रूप में थे और कुछ राजनीतिक अधिकार थे। और अधिकारों की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है। जब विभिन्न देश के नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हुए, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, तो समय के विकास क्रम में कुछ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की भी मांग की गई। और अधिकारों की तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत वे मानव अधिकार आते हैं जिन्हें अभी कुछ समय पहले ही मान्यता प्राप्त हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें भाईचारा यानी भ्रातृत्व, ब्रदरहुड को बढ़ाने वाले सामुदायिक अधिकारों की बात की जाती है और वैश्विक स्तर पर लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण की बात की जाती है। यानी अधिकारों की तीसरी पीढ़ी के रूप में कम्युनिटी और कल्चरल राइट्स की मांग की जाती है। अब थोड़ा सा हम इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए, नागरिक अधिकारों की 3 पीढ़ियों का जिक्र विशेषकर मानव अधिकारों के संदर्भ में किया जाता है। और जैसा कि हमने लास्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मुझको और आपको सिर्फ मानव होने के नाते दिए गए हैं। इसके लिए चाहे कोई उपयुक्त कानूनी व्यवस्था की गई हो ना की गई हो, इसके बावजूद भी केवल इंसान होने के नाते जो अधिकार हमको प्राप्त होते हैं, एक मनुष्य होने के नाते जो हमको अधिकार प्राप्त होने चाहिए एक गरिमामय जीवन जीने के लिए, एक डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए, उन्हें ही मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों का विकास पहले प्राकृतिक अधिकारों के रूप में हुआ, या आप यूँ समझिए कि प्राकृतिक अधिकारों के विकास की जो परिणति है, जो अंत है, वो हमें मानव अधिकारों के विकास के रूप में देखने को मिला। और मानव अधिकारों का विकास चूँकि 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का चिंतन किया गया कि किस प्रकार से इस मानवता की रक्षा की जाए, वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को स्थापित किया जाए, तो मानव अधिकारों के विकास का आरंभ हुआ। देखिए, मानव अधिकारों को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के थ्रू संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा प्रस्तावित किया गया। और सर्वप्रथम 1979 में फ्रांस के कार्ल वसाक द्वारा मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियों का जिक्र किया गया, जिसे मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में भी यानी ह्यूमन राइट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रपोज्ड किया गया था। और वसाक के इस वर्गीकरण का आधार था वो 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो नारा दिया गया था, स्वतंत्रता का, समानता का, अभ्रातृत्व का, यानी ब्रदरहुड का, भाईचारे का, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो डिक्लेरेशन किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, वो इसका आधार बना। और ये तीनों पीढ़ियां संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र और यूरोपीय यूनियन के मौलिक अधिकारों में भी दिखाई देती हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अधिकारों की संकल्पना चूंकि एक गतिशील संकल्पना है, और जैसे जैसे व्यक्ति की सुरक्षा और विकास के साथ समाज का सरोकार बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति के अधिकारों का भी विस्तार होता चला जाता है। याद कीजिएगा, लास्ट के लेक्चर में हमने जिक्र किया था लॉस्की का, और लॉस्की ने कहा था कि किसी भी देश में जो अधिकारों का विकास होता है, जैसे जैसे उस देश में लोगों का सोशल कॉन्शियसनेस, सामाजिक चेतना का स्तर जितना जितना ऊपर उच्च स्तर का होता चला जाता है, उतना ही वहाँ पर नागरिक अधिकारों की मांग और नागरिक अधिकारों को मानव अधिकारी के रूप में मान्यता देने की परंपरा सी चल जाती है। जैसा कि लॉस्की ने कहा था, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, कि जिस समाज में सामाजिक चेतना का स्तर जितना ऊंचा होता है, वहाँ अधिकारों का स्तर भी उतना ही उच्च होता है। आज विश्व में मान्यता प्राप्त अधिकारों की सूची में बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है, और इन अधिकारों का विकास जिस क्रम में हुआ है, उसका संकेत देने के लिए अब अधिकारों की 3 पीढ़ियों का, जो अभी हमने जिक्र किया, राजनीतिक और नागरिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार, सामुदायिक और सांस्कृतिक अधिकार के रूप में इसका जिक्र किया जाता है। देखिए, जो प्रथम पीढ़ी है जो अधिकारों की, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में हम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को काउंट करते हैं। इन अधिकारों का वर्णन इंटरनेशनल कोवेनेंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावनाओं में भी किया गया है। इसमें से कुछ अधिकार हम देख सकते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन एंड फेथ, विचरण की स्वतंत्रता का अधिकार,
यानी कहीं भी फ्री ट्रांसपोर्टेशन का राइट, दासता और पराधीनता से मुक्ति, कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दोष सिद्धि होने तक निर्दोष बने रहने का अधिकार, यानी जब तक आपका दोष साबित नहीं हो जाता न्यायपालिका में तब तक आप निर्दोष रहेंगे। ये भी आपका एक नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। इसके पश्चात आप देख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार हैं जिनका विकास वैश्विक स्तर पर सबसे पहले हुआ और कई देशों में इसका विकास किया गया, पर वो इसी रूप में देखने को मिलता है। और देखिए, इन अधिकारों को नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है। याद कीजिएगा, पिछली बार के लेक्चर में हम लोगों ने जब नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकार की बात की थी, तो नकारात्मक अधिकार, दोबारा से दोहराना चाहूँगा, नकारात्मक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो या जिनमें राज्य अपना हस्तक्षेप नहीं करता, यानी राज्य से प्रतिबंधों के अभाव की अपेक्षा की जाती है कि राज्य हमारे इन अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, और इन्हें नकारात्मक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि राज्य हमारे इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इन अधिकारों की व्यवस्था के लिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ में जो स्वैच्छिक गतिविधियां हैं व्यक्तियों की, लोगों की, नागरिकों की, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। और साथ ही उसे यह आश्वस्त भी करना होता है कि जो सत्ता है वो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेगी इन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। देखिए, प्रारंभ में यह अधिकार उदारवाद से जुड़ी हुई नीतियों को लागू करने के लिए स्थापित किए गए थे, परंतु समय के विकास क्रम में सभी अधिकार लोकतांत्रिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनते चले गए, और इन्हीं अधिकारों की वजह से दूसरी पीढ़ी के विकास का रास्ता खुद ब खुद खुलता चला गया। उदाहरण के तौर पर आज भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार को सार्थक, सक्सेसफुल बनाने के लिए शिक्षा के अधिकार की मांग की गई, और आज तो शिक्षा के अधिकार में यानी राइट टू एजुकेशन में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A 21A में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, जिसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में समाहित करते हुए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के रूप में इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में घोषित भी किया गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की। देखिए, जो अधिकारों की दूसरी पीढ़ी है उसका संबंध समानता, इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक राइट्स से है, सामाजिक आर्थिक अधिकारों से है। 19वीं शताब्दी में देखिए, जब वंचित वर्गों के प्रति राष्ट्रों में चेतना जागी, विश्व के बहुत सारे राष्ट्रों में जो डिप्राइव क्लासेस थे उनके प्रति एक कॉन्शियसनेस जागा, और ये फील किया गया कि प्रथम पीढ़ी के अधिकार यानी राजनीतिक और नागरिक अधिकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। और इसके पश्चात अधिकारों की सूची में कुछ नए अधिकारों की मांग की गई और इन्हें जोड़ा गया, जिसके माध्यम से ज़रूरतमंद वर्गों के, वंचित वर्गों की सहायता के लिए, पिछड़ों की सहायता के लिए राज्य से सकारात्मक भूमिका निभाने की आशा की गई। दूसरी पीढ़ी के अधिकारों के लिए जो पहला प्रयास था वो 1917 में भूतपूर्व सोवियत संघ ने खोले थे, जब इन्होंने अपने संविधान में कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक राइट्स को इंक्लूड किया। इन्हें सकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि इन अधिकारों को प्रदान किया जाना राज्य का कर्तव्य माना जाता है। मैं फिर पीछे के लेक्चर की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा। जब हमने सकारात्मक अधिकारों की बात की थी तो सकारात्मक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मेरे और आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, जीवन में हमारे विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि राज्य हमें कुछ सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्रदान करे ताकि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। देखिए, दूसरी पीढ़ी के अधिकार मौलिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं, और इन अधिकारों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स में भी इसका वर्णन
किया गया है। ये अधिकार वास्तव में लोगों को एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ जीने में हेल्प करते हैं, उनको सशक्त बनाते हैं। और इन अधिकारों में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, काम का अधिकार, राइट टू वर्क, आराम और मनोरंजन का अधिकार, राइट टू एंटरटेनमेंट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में हमारा भाग लेने का अधिकार, टू पार्टिसिपेट in the cultural activity of a particular community is also our social and economic rights, sufficient lifestyle का अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। ये सभी अधिकार सामाजिक आर्थिक अधिकारों के माध्यम से अलग अलग देशों में अलग अलग समय में प्रदान किए गए। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर आप गौर से देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी समाज कल्याण को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। देखिए, जहाँ तक हमारे मौलिक अधिकारों का प्रश्न है, उन्हें ही नकारात्मक अधिकारों में कई बार गिन लिया जाता है, क्योंकि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो हमारे इन मौलिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप ना करे। और वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए कुछ ऐसे संवैधानिक निर्देश हैं कि जब कभी भी वे अपने राज्य विशेष के संबंध में कुछ नीतियां बनाएंगे, कुछ योजनाएं बनाएंगे, कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, तो वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, नीति निर्देशक तत्वों को अपने समक्ष या अपने ध्यान में रख के कार्य करेंगे। और आज विश्व के बहुत से हिस्सों में दूसरी पीढ़ी से जुड़े अधिकारों को एक सर्व मान्यता भी मिली हुई है। देखिए, तीसरी पीढ़ी के अधिकारों की यदि हम बात करें तो तीसरी पीढ़ी के अधिकारों में मुख्यतः किसी भी विशाल देश में रहने वाला जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके सामुदायिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गिनती की जाती है। We can count their cultural and community rights of minority section in any country, ताकि वे अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, अपने ट्रेडिशंस, अपने रिचुअल्स को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वे अपने सांस्कृतिक संस्थाओं को, प्रथाओं को, परंपराओं को सुरक्षित रख सके। इसमें अधिकतर भाईचारे की भावना और सामुदायिक अधिकारों पर बल दिया जाता है। और तीसरी पीढ़ी के जो मानवीय अधिकार, अभी देखा जाए तो वैसे आधिकारिक रूप से सब जगह इनको मान्यता नहीं मिली हुई है, लेकिन यदि मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में हमें कुछ सांस्कृतिक और सामुदायिक अधिकार भी दिए गए हैं। आर्टिकल 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 हम सबको ये अधिकार देता है कि हम सभी के साथ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी इलॉजिकल बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान का कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वे सभी अपनी भाषा को, लिपि को, अपने धार्मिक मान्यताओं को बनाए रखने, इसका प्रचार और प्रसार करने का इनको अधिकार दिया जाता है। इसमें कई तरह के अधिकारों की चर्चा की जा सकती है, जैसे कि कलेक्टिव राइट्स, सामूहिक अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसीजन, आर्थिक और सामाजिक विकास का अधिकार, राइट ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का राइट, सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने और इसके विकास का अधिकार। देखिए, इन अधिकारों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य अल्पसंख्यक वर्ग की नीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के विकास के लिए समुचित व्यवस्था जरूर करेगा और इन लोगों को अपनी सांस्कृतिक अस्मिता यानी सांस्कृतिक पहचान और कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए संभव संरक्षण और सहायता भी प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार की प्रस्तावना जो 1966 में लाई गई थी, उसका आर्टिकल 27 यह स्पष्ट घोषणा करता है कि जिन राज्यों में सजातीय यानी एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, जिन राज्यों में सजातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग पाए जाते हैं, उनमें इन वर्गों से जुड़े व्यक्तियों को अपने समुदाय और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपनी संस्कृति का आनंद उठाने, इसका प्रबंधन करने, इसका आचरण करने और अपनी भाषा का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और देखिए, जैसा भी जिक्र किया था कि भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से। देखिए, जो तीसरी पीढ़ी के जो अधिकार हैं, तीसरी पीढ़ी के अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है
कि भारत जैसे विशाल देश के सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्गों के मन में सुरक्षा की भावना का संचार करना। ये अधिकार अनेकता में एकता को बढ़ावा देता है, जिससे एक देश में सामाजिक संस्कृति को विकसित किया जा सके। और अधिकारों की इन 3 पीढ़ियाँ वास्तव में अधिकारों के विकास को ही दर्शाती है, जो कि उदार लोकतांत्रिक देशों की पहचान है। हमने लास्ट की क्लास में थोड़ा जिक्र किया था कि अधिकारों से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों में, जिसमें हमने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात की थी, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की बात की थी, ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत की बात की थी। थोड़ा सा मैं उसको बस आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत विशेष रूप से जॉन लॉक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसमें जॉन लॉक का कहना था कि चूंकि राज्य का निर्माण हमने अपने 3 प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और इन 3 अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही हमने राज्य का निर्माण किया था। इसलिए यदि राज्य हमारे इन 3 अधिकारों को सुरक्षा देने में विफल होता है, तो ऐसे अधिकार के खिलाफ हमें विद्रोह करने का पूरा अधिकार है। ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत कहता है कि अधिकार चूँकि विकसित हुए हैं समय के साथ साथ, इसलिए यदि हमें अधिकारों को जानना है तो हमें इतिहास को जानना होगा, ताकि हम किसी भी देश के संबंध में उन अधिकारों का विकास जान सके। और जो अधिकारों को कानूनी सिद्धांत है, उसका कहना है कि किसी भी प्रकार के अधिकारों का अस्तित्व एक देश विशेष के कानून ही होते हैं। संक्षेप में, अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ होती हैं, वे आवश्यक अनिवार्यता होती है, जिसके बिना मैं और आप और हम सभी अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। और अगले लेक्चर में हम लोग राज्य के बारे में और नागरिक समाज के बारे में गौर करेंगे। धन्यवाद।